बागेश्वर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर। 14 चरणों में होगी काउंटिंग। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन। सरकार अनुपूरक बजट को सदन में कराएगी पास। विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा। जयराम आश्रम पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। स्वामी देवेंद्र स्वरूप की पुण्यतिथि कार्यक्रम में होंगे शामिल। भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ। देहरादून में कांग्रेस ने निकाली शहीद स्मारक तक पदयात्रा। कई बड़े नेता हुए यात्रा में शामिल। नमस्कार, स्वागत है आपका IND24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बागेश्वर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर उपचुनाव की मतगणना लगातार जारी है। 3 राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है। बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर लगातार काउंटिंग के दौरान देखी जा सकती है। 14 राउंड में होगी मतगणना। बीजेपी की पार्वती दास और कांग्रेस के बसंत कुमार में सीधी टक्कर। तो यहां काउंटिंग लगातार जारी है और इस बीच दोनों ही पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर देखी जा सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, बागेश्वर उपचुनाव को लेकर मतगणना लगातार जारी है, क्या लगता है किसके पक्ष में जा रहा है फैसला? जी शान, बताना चाहेंगे कि बागेश्वर में आज सुबह से ही उपचुनाव के बैलेटों और जो ईवीएम मशीन के वोटिंग है वो सब गणना चल रही है। अभी चौथा राउंड का रिजल्ट आ चुका है। चौथा राउंड में 475 भाजपा आगे चल रही है और इसमें सबसे प्रथम जो चरण था उसमें 754 वोटों से कांग्रेस आगे थी। फिर दूसरे चरण में 195 वोटों से कांग्रेस आगे थी। तीसरे चरण में भाजपा 1 वोट से आगे थी। अभी चौथा चरण में 477 वोटों से आगे चल रही है भाजपा। जी, तो भारतीय जनता पार्टी फिलहाल अभी कहीं ना कहीं आगे चलती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल मनोज, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। रुख करते हैं देहरादून से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन। सरकार ने अनुपूरक बजट को सदन में कराएगी पास और साथ ही विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति भी बनाई है। सदन में आज अनुपूरक बजट समेत 13 विधेयक पारित हो सकते हैं। तो उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। बजट पेश हो चुका है और आज फिर बजट पर चर्चा की जाएगी और सत्ता पक्ष की तरफ से बजट को पास कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। कई सारे सवाल विपक्ष की तरफ से तैयार किए जा चुके हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष ने भी जवाब देने की उतनी ही तैयारी कर रखी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विनय सूद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन है। बजट पेश हो चुका है, बजट पर चर्चा होगी और सरकार की तरफ से कोशिश की जाएगी बजट पास कराने की। क्या लगता है, क्या कुछ खास रहेगा आज? जी सर, देखिए आपको बता दें कि विधानसभा का जो आज का अनुपूरक जो बजट है उसमें जो है यहाँ पर चर्चा की जानी है और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष पूरी रणनीति के साथ जो है इस दौरान यहाँ पर सरकार को घेरने के लिए तैयार खड़ा हुआ है और यहाँ पर 13 से ज़्यादा लगभग यहाँ पर जो है विधेयक यहाँ पर आज पारित किए जाएंगे, जिनको लेकर के जो है अभी आज के दिन जो है यहाँ पर चर्चा की जानी है। जी, जिस तरह से हम जानते हैं कि बजट को लेकर जिस तरह से सत्ता पक्ष की कोशिश है कि बजट को पास कराया जाए, लेकिन विपक्ष ने भी उतनी ही तैयारी कर रखी है। कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार पर निशाना साध सकता है विपक्ष। जी बिल्कुल, ऐसा देखिए जिस तरीके से यहाँ पर अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष जो है शुरुआती दौर से ही यहाँ पर हमलावर उत्तराखंड सरकार पर रहा है और सत्ता पक्ष की अगर यहाँ पर बात की जाए तो सत्ता पक्ष को घेरने की जो तैयारी है पूरी रणनीति के साथ जो है यहाँ पर विपक्ष उतरा है। और ऐसे में देखा जा सकता है कि जिस तरीके से यहाँ पर समय सीमा विधानसभा सत्र की रखी गई थी, उसके लिए भी जो है यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि जो है सरकार ने जो है समय अवधि जो होती है उसको कम यहाँ पर किया है,
ऐसे में जो है उनके जो प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल भी पूरा नहीं चल पाएगा। तो कहीं न कहीं देखा जा सकता है कि आज की अगर बात की जाए तो आज बजट यहाँ पर पारित किया जाएगा, जो कि 11,331 करोड़ का जो बजट है वो यहाँ पर पारित किया जाना है। साथ ही साथ कई बड़े मुद्दों को लेकर के जो है आज सरकार ने यहाँ पर सरकार की माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर देखा जाए तो जो विपक्ष है, विपक्ष ने यहाँ पर रणनीति तैयार कर रखी है और कई बड़े मुद्दों को लेकर के जो है आज यहाँ पर चर्चा की जा सकती है। जी विनय, विपक्ष ने कई सारे सवाल खड़े किए हैं, तो क्या अनुपूरक बजट के अलावा जो 13 विधेयक पारित करवाने की कोशिश करेगी सत्ता पक्ष, तो उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष के सवालों को, विपक्ष द्वारा जो मांग उठाई जा रही है उनको संतुष्ट करने के प्रयास किए जाएंगे? जी, बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरीके से जो सत्ता पक्ष है लगातार यहाँ पर जो विपक्ष की जो यहाँ पर बातें हैं, उनकी जो मांगे हैं, उनको यहाँ पर सत्ता पक्ष जो है उनकी जवाबदेही लगातार यहाँ पर कर रहा है। और ऐसे में साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो है जो सत्ता पक्ष है वो यहाँ पर लगातार जो है विपक्ष के सवालों के जवाब भी दे रहा है। लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो जो संतुष्टि है, संतुष्टि इस दौरान जो है विपक्ष की यहाँ पर नहीं बन पा रही है, क्योंकि लगातार जो है जिस तरीके से यहाँ पर कई विधेयक यहाँ पर जो पास होने हैं, जिस पर चर्चा भी आज ही की जानी है, तो कई बड़े मुद्दे भी इस दौरान जो है यहाँ पर देखे गए हैं, चाहे वो यूसीसी ड्राफ्ट का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, या फिर अतिक्रमण की अगर बात की जाए अतिक्रमण का मुद्दा हो। साथ ही साथ जिस तरीके से इस बार जो है बारिश भी रही है, उससे आपदा प्रभावित जो क्षेत्र हैं उसको लेकर भी जो है लगातार सवालिया निशान यहाँ पर खड़े होते रहे हैं। तो ऐसे में साफ देखा जा सकता है कि जो एक रणनीति के तहत जो है यहाँ पर विपक्ष इस बार जो है विधानसभा सत्र में उतरा है। और वहीं अगर यहाँ पर सरकार की भी बात की जाए तो सरकार पूरी तरीके से जो है की जवाबदेही कर रही है और यहाँ पर उनके सवालों का जवाब भी दे रही है। जी बिल्कुल विनय, तो माना जाए कि आज का दिन काफी अहम है विधानसभा की कार्रवाई के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर बागेश्वर में विश्व हिंदू परिषद ने अपना 60वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। इस मौके पर बाइक रैली भी निकाली गई, जो मंडल सेरा बाईपास से शुरू होकर दुर्ग बाजार, तहसील, स्टेशन आदि क्षेत्रों से गुजरती हुई राधा कृष्ण मंदिर पर समाप्त हुई, जिसमें हिंदू जागरण मंच संगठन के लोगों ने भागीदारी की और राधा कृष्ण मंदिर में खीर मिष्ठान वितरित किया गया। ने 1964 में 29 अगस्त को इसकी जो है संतों के आशीर्वाद से स्थापना की थी। जो है जन्माष्टमी को विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के स्थापना के इस वर्ष में जो है 60 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, तो षष्ठी पूर्ति वर्ष के रूप में विश्व हिंदू परिषद इस पूरे संपूर्ण वर्ष को मना रही है। और विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के द्वारा जो है षष्ठी पूर्ति वर्ष के उपलक्ष्य में समूचे देश में जो है धर्म जागरण, हिंदू जागरण के कार्य किए जा रहे हैं। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हमने बागेश्वर में बजरंग दल के और विश्व हिंदू परिषद के समस्त हिंदू युवाओं के एक जो है बाइक रैली यहाँ पर का आयोजन किया गया। मैं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयां प्रेषित करता हूं। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के नेतृत्व में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय से शहीद स्मारक तक यात्रा निकाली जाएगी। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, सीएलपी लीडर यशपाल आर्य को भी आमंत्रित किया गया है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि हर जिला मुख्यालयों में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ साथी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। कोशिश हमारी है कि वरिष्ठ जन सभी लोग शामिल हों और हर जिला मुख्यालय पे भी है, तो जो वरिष्ठ साथी हमारे अपने जिलों में होंगे तो वहाँ वो शामिल होंगे और जो देहरादून में उपलब्ध होंगे वो यहाँ शामिल होंगे। माननीय प्रभारी जी देवेंद्र यादव जी भी उसमें हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी को भी कहा गया है, सीएलपी साहब को भी कहा गया है, प्रीतम भाई को भी कहा गया है और गोदियाल जी को भी कहा गया है। अन्य साथियों को सभी को सूचना इसकी है। देहरादून में यूथ कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा का पोस्टर लॉन्च किया। यूथ कांग्रेस प्रदेश भर में 3 महीने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकालने जा रही है। हालांकि यात्रा को लेकर अभी तिथि निर्धारित नहीं की गई है। युवा कांग्रेस जल्द ही राज्य स्तरीय कार्यकारिणी की बैठक करेगी, जिसमें तिथियों सहित आगे की रणनीति बनाई जाएगी। हमने बताया कि इसमें भारत जोड़ो पदयात्रा प्रत्येक जिले में सीनियर कांग्रेस के साथ मिलकर युवा कांग्रेस निकालेगी और साथ में ही खेल प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मोहब्बत की दुकान
और कई तरह के क्विज कंपटीशन और फोटो प्रदर्शनी और कई तरह के इसमें कल्चर प्रोग्राम कर इसका जो संदेश जन जन तक देने का कार्य युवा कांग्रेस आगामी 3-4 महीने में करेगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पुत्र उदयनिधि के सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान के बाद मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हरिद्वार में उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ सनातन परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर उनका पुतला फूका और उदयनिधि को पद से हटाने की मांग का एक पत्र सिटी मजिस्ट्रेट को दिया। सनातन परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने घोषणा की है कि सनातन परिषद के पदाधिकारी देश के हर कोने में उदयनिधि के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराएंगे। स्टालिन ने जिस तरह से सनातन धर्म को लेकर ऐसी अभद्र भाषा यूज़ करी है, ऐसी अभद्र टिप्पणी यूज़ करी है, उसने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से करी है। और वो अधर्मी जो ये कहता है कि सनातन धर्म का समूल नाश होना चाहिए, उसको बताना चाहूँगा कि सनातन धर्म जो है वो अखंड है, वो अजित है और लाखों करोड़ों वर्षों से सनातन धर्म जो है वो लगातार दुनिया को अपनी छाया के नीचे रखता है, अपने प्रकाश में रखता है। आज अखिल भारतीय सनातन परिषद ने इस चीज़ को लेकर कल FIR लॉन्च करवाई थी उदयनिधि मारन को लेकर, और आज हम लोगों ने एकत्रित होकर उस अधर्मी का पुतला यहाँ पे फूका। सभी लोगों ने एकत्रित होकर जहाँ जहाँ हमारे ऑफिस बने हैं, जहाँ जहाँ हमारे कार्यकर्ता है, वो पूरे देश में जा करके उसके खिलाफ जो उदयनिधि है उसके खिलाफ FIR होगा, क्योंकि उसने हेट स्पीच दी है। और हमारे हेट स्पीच में हमारे महात्मा भी बंद हुए थे। अगर हमारे महात्मा बंद हो सकते हैं तो उदयनिधि भी बंद हो सकता है, क्योंकि हेट स्पीच का मुद्दा ये भी है। इसीलिए जितने भी हमारे सनातनी कार्यकर्ता है वो पूरे भारत में FIR करेंगे और हमें उदयनिधि को जेल भिजवाना है, ताकि दोबारा कोई हिम्मत नहीं करे जो सनातन की ओर उंगली उठाए। जो भी सनातन पे उंगली उठाएगा उसका जवाब जो है ईंट से पत्थर से दिया जाए। देहरादून में खराब मौसम से डिफेंस एकेडमी की बिल्डिंग धराशायी हो गई, जिसके बाद एकेडमी के फोटो और वीडियो से सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही थी। अचानक भवन के धराशायी होने से छात्र दुर्घटनाग्रस्त हो गए। मामले में डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर संदीप टंपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी है कि हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। भवन के धराशायी होने के एक दिन बाद ही छात्र दूसरे भवन में शिफ्ट हो गए थे। फैलाई जा रही जानकारी पूरी तरह भ्रामक है। सुनने में यह आया है कि वहाँ बहुत सारी ऐसी फेक न्यूज़ वहाँ चल रही है, जिससे हमारी जो प्रेजेंटेबिलिटी है, हमारी ऑनलाइन अगर प्रेजेंटेबिलिटी हम बात करें कि कहीं ना कहीं वो नेगेटिव है और उससे हमको भी तो नुकसान ही है। साथ में जो मेरे बच्चों के जो पेरेंट्स हैं और जो उनके कुछ रिलेटिव्स होंगे, उनके एक चिंता होती है, टेंशन होती है, और फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है जो चीज़ हुई नहीं है उसको आप बार बार बढ़ा चढ़ा के आप बोल रहे हो। तो उसी से लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी, जहाँ पर मैंने और मेरे बच्चों ने ये चीज़ बताया कि ऐसे कोई पहली बात तो ऐसे कुछ चीज़ हुई नहीं। खबर उत्तरकाशी जिले से है, जहां के गाजलापट्टी गांव के उडरी गांव में दिव्या भव्यता के साथ क्षेत्र के प्रसिद्ध पर्चाधारी भगवान जाख देवता गुरु चौरंगी वीर के पौराणिक मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में हजारों की संख्या में लोग अपने दुख दर्द भगवान जाग देवता के सामने रखते नजर आए और अपनी आस्था से श्रीफल चढ़ाते दिखे। इसके पीछे मान्यता है कि जो श्रीफल भगवान जाग देवता को चढ़ाते हैं वो श्रीफल लेकर ग्रामीणों के साथ 15 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद घने जंगलों में जाकर जाग देवता एक निश्चित स्थान पर छोड़ देते हैं और लोगों का दुख दर्द दूर करते हैं। साथ ही इसी दिन जाग देवता से धान की कटाई का भी दिन मांगते हैं। संस्कृति के अनुसार हम भी इस रीति रिवाज को अपने इष्ट देवता जाग जगन्नाथ के और गुरु चौरंग का आशीर्वाद लेने हमारे ध्यान और हमारे इधर उधर पड़ोसी गांव के लोग एकत्रित होके डांडा शैली जाते हैं और ये प्रत्येक भादों के महीने होता है। और मैं भगवान का आशीर्वाद सभी इन भक्तों पे भी जाग जगन्नाथ का आशीर्वाद बना रहे, यही हमारी मनोकामना भगवान जाग जगन्नाथ गुरु चौरंग वीर से है और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद हम पे बने रहे। आज भगवान जाग जगन्नाथ जी की सहल का प्रथम दिवस का आयोजन किया गया और यहाँ पे 2 दिवसीय आयोजन इस बार किया गया भगवान जाग जगन्नाथ जी का, जो कि कल द्वितीय दिवस में भगवान जाग जगन्नाथ जी सहल लेके साथ में गुरु चौरंगनाथ माँ खंडवारी और सभी देवी देवता साथ में चलेंगे और सहल यहाँ से करीबन गाँव से चलेगी और 15 किलोमीटर दूर रोहतक के डांडा में भगवान जाग जगन्नाथ जी का मंदिर है, वहाँ पे पूजन किया जाएगा और यहाँ पे हजारों की तादाद में
ध्यानियों का आवागमन होता है और देवता के प्रति इतनी निष्ठा है भगवान के प्रति कि क्या बताएं। दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं और भादों के महीने में यह सेल होती है। हर भादों के महीने, हर साल, हर वर्ष यहाँ पे भादों के महीने भगवान जाग जगन्नाथ जी का पूजन किया जाता है। टनकपुर तहसील के ग्राम छीनीगोट में जंगली हाथियों का आतंक है। हाथी किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे ग्रामीण आक्रोशित हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार वन विभाग से सोलर फेंसिंग लगाने की गुहार लगाई गई, लेकिन वन विभाग ने इस ओर कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं इस संबंध में तराई पूर्वी वन प्रभाग के एसडीओ संतोष पंत ने कहा कि क्षेत्र में गश्त बढ़ाने के लिए आदेश दिए हैं। लगातार आ रहा है। इसने कम से कम एक एकड़ धान की फसल खराब कर दी है और भगाने में भी ये पीछे पड़ रहा है। कल रात भर इसने यहाँ धान की फसल सब खा दी है, बहुत नुकसान हो गया है। वन विभाग से कई बार कहने पर भी उन्हें तार फेंसिंग नहीं की जा रही है, जिससे हमारे ग्रामीणों में बहुत रोष है। तो शीघ्र से शीघ्र इसका मुआवजा और तार फेंसिंग करने की। खटीमा रेंज के अंतर्गत चीनी अनुभाग में हमारे हाथियों के आवागमन की जानकारी मिली। इसमें जिस हेतु मतलब वन क्षेत्राधिकारी खटीमा को नियमित रूप से क्षेत्र में गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त क्षेत्र में पूर्व में भी हाथी खाई इत्यादि खोदकर हाथियों से जनमानस की सुरक्षा हेतु प्रयास किए गए हैं, जिस हेतु भविष्य में जो भी यदि कोई ऐसा कोई प्रस्ताव होगा तो उस पर उससे। देहरादून विधानसभा में दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी रही। विधानसभा में जहां पहले दिन दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई, तो वहीं दूसरे दिन प्रदेश का अनुपूरक बजट पेश किया गया। सदन के दूसरे दिन की कार्यवाही के तत्काल बाद ही कार्य मंत्रणा की बैठक हुई, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्षा रितु खंडूरी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि प्रश्नकाल काफी सार्थक रहा। विपक्ष को बोलने का भरपूर मौका दिया गया। विपक्षी विधायकों ने अतिक्रमण का मुद्दा उठाया। विपक्ष के सभी प्रश्नों का सरकार ने बखूबी जवाब दिया। प्रश्नकाल के दौरान विधायक प्रीतम सिंह ने विधायकों के निलंबन का मुद्दा उठाया, जिसको विधानसभा अध्यक्षा ने सदन की कार्रवाई के दौरान ही निरस्त करने के निर्देश दिए। विधानसभा की अगली कार्रवाई 8 सितंबर से होगी। बहुत अच्छी आज डिस्कशंस हुए हैं और विपक्ष को जैसा मौका मिलता ही है, उन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाए और सरकार के माध्यम से भी बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिए गए। तो आज काफ़ी प्रोडक्टिव डिस्कशंस हुए। डिस्कशन तो नहीं कहूँगी, एक तरफ से बोला गया और हमारी जो मंत्री गण थे उन्होंने उसका जवाब दिया। तो जो मुद्दे थे, जो विधायक, जो हमारे माननीय सदस्य हैं, जो अपने उत्तराखंड प्रदेश के लिए, कुछ अपने क्षेत्र के लिए जो मुद्दे उठाना चाहते थे, वो मुद्दे उठाए और सरकार ने उसका जवाब दिया। देहरादून में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कृषि निवेशों के वितरण में लापरवाही बरतने पर कोटद्वार के कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी अरविंद भट्ट को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सरकारी कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बता दें कि 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दिखाया गया कि काश्तकारों को बांटी जाने वाली दवा सड़कों पर लावारिस पड़ी है, जबकि काश्तकारों को दवा का वितरण ही नहीं किया गया। विभागीय मंत्री गणेश जोशी ने इस मामले को लेकर स्वयं संज्ञान लिया और महानिदेशक कृषि और बागवानी को जांच करने के आदेश दिए। महानिदेशक रणवीर चौहान ने इस मामले की जांच अपर निदेशक कृषि को सौंपी, जिसके बाद जांच में कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी की लापरवाही सामने आई, जिस पर कार्रवाई करते हुए मंत्री गणेश जोशी ने संबंधित अफसर को सस्पेंड करने के आदेश दिए। कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कोटद्वार, कल मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से जानकारी मिली, नमामि गंगे के तहत जो खाद किसानों को जिसकी जिम्मेदारी इनकी थी, इनके द्वारा मात्र रोड पर डालकर छोड़ दिया गया। जब उच्च अधिकारियों द्वारा इनसे स्पष्टीकरण मांगा गया, उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही मेरी जानकारी में ये विषय आया, मैंने तुरंत अपने डीजी रणवीर चौहान को निश्चित किया कि इसकी तुरंत जांच करके इसको निलंबित किया जाए, और आज इसको हमने निलंबित कर दिया।
एक और देश में जहां कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है, तो वहीं दूसरी ओर जनपद उत्तरकाशी में जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर मजदूरों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मजदूरों का कहना है कि श्रम विभाग द्वारा मजदूरों को दी जाने वाली सुविधाएं पिछले 1.5 साल से उनको नहीं मिल पा रही हैं, जिसके अंतर्गत मजदूर की बालिका की शादी में मिलने वाला अनुदान, प्रसूति के समय महिला मजदूरों को मिलने वाला अनुदान, साथ ही मजदूरों को मिलने वाली टूल किट भी नहीं मिल पा रही है। बता दें कि जनपद उत्तरकाशी में पिछले कई सालों से श्रम विभाग एक उपनल कर्मचारी के भरोसे चल रहा है। ऐसे में मजदूरों की समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। वहीं इस मौके पर मजदूरों ने धरना स्थल पर ही कृष्ण जन्माष्टमी मनाई। कहना चाहूँगी कि हम 17 दिन हम पिछली बार रहे यहाँ, सब हमारे माता बहनी भाई बहन सारे मनरेगा के काम वाले बेचारे सब पहुँचे कलेक्ट्रेट में। किसी के पास किराया था, किसी के पास नहीं था, तभी लोग यहाँ आए। सब लोगों ने सहयोग किया है, पर हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। न प्रशासन हो, शासन हो, कर्मचारी हो, कोई भी लोग हो। हम इस बार हम बैठ गए धरने में, हम तब तक उठेंगे नहीं जब तक हमारी मांग पूरी मंजूर नहीं होगी। उत्तरकाशी व अन्य जिलों में भी अभी तक जो हमारे विवाह उपरांत, मृत्यु उपरांत, प्रसूति, टूल किट आदि ये करीब 1.5 सालों से पेंडिंग में पड़े हुए हैं शासन में, और उनकी अभी तक जो कोई भी धनराशि हमारे मजदूरों को न दी गई है। भारत मजदूर संगठन उत्तराखंड उत्तरकाशी ने एक माह पहले ज्ञापन दिया था मुख्यमंत्री जी को कि वो तत्काल इन परिस्थितियों को देख के, विभिन्न योजनाओं को देख करके जो हमारे पेंडिंग फैले पड़ी हुई है, मृतक, विवाह हेतु आदि सभी योजनाओं का इनका भुगतान सभी मजदूरों को किया जाए। लेकिन 1 माह बीत चुका है और अभी तक इन पे कोई सुनाई नहीं हुई है। और अब भारत मजदूर संगठन ने ये निर्णय लिया है कि आज से हम लोग सभी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का रूप लेंगे, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हम इस धरना स्थल पर बैठे रहेंगे। हल्द्वानी में एमबीपीजी कॉलेज के पूर्व छात्र नेता की गुंडागर्दी थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल इंटर कॉलेज के मैदान में लग रही प्रदर्शनी में रंगदारी और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है, जहां पूर्व छात्र नेता ने जमाने के साथ साथ पत्रकार से रंगदारी मांगी, जिसके बाद पत्रकार ने मुकदमा दर्ज कराया। वहीं बताया जा रहा है कि पूर्व छात्र नेता 24 घंटे नशे की हालत में रहता है और लोगों से गुंडागर्दी करके अवैध वसूली भी करता है। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई में बात कर रही है। खुमाड़ गोलीकांड में शहीद हुए 2 सगे भाइयों को श्रद्धांजलि दी गई। इस बीच सांसद अजय टम्पा ने 4 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी पुष्पांजलि अर्पित की। इसी कड़ी में राजकीय इंटर कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा सांसद बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जहां उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार शहीदों को सम्मान के साथ ही लगातार कृतसंकल्पित है। वहीं लमगड़ा के जैती में वहां शहादत दी, देघाट में हमारे शहीदों ने शहादत दी, वहीं आंदोलन के रूप में सोमेश्वर में, चनौदा में भी बहुत सारे लोगों ने अपना आंदोलन को दे करके अंग्रेजों को भगाने के लिए अपने प्राणों की शहीद हुए। मैं उन सभी शहीदों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हल्द्वानी में धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। इस दौरान मंदिरों में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। मंदिरों, चौराहों में राधा कृष्ण, राम दरबार, लड्डू गोपाल आदि की सुंदर झांकियां प्रस्तुत की गईं। देर रात तक मंदिरों में पूजा पाठ चलता रहा और पूरा शहर भक्तिमय रहा। लोगों के घरों में कीर्तन चलता रहा। भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर घरों और मंदिरों में विशेष पूजन किया गया और लड्डू गोपाल को माखन, मिश्री और खीर का भोग चढ़ाने के साथ ही मंगल गीत गाए गए। पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखी गई। इसी क्रम में हल्द्वानी में भी धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। इस दौरान मंदिरों में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। मंदिरों, चौक चौराहों पर राधा कृष्ण दरबार, लड्डू गोपाल आदि की सुंदर झांकियां प्रस्तुत की गईं। देर रात तक आयोजन चलते रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।